मेथड है कि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व सॉल्व करने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी से हम बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगले की लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं। मतलब ओके, बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए और ठीक की है। बात। तो आपका ये व्यू है कि एस्ट्रोलॉजी से हम क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी गुड। और वो आप जानना चाहते हैं कि कैसे करना है। डन, यस ये आपका यस मैम। पर्पस बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इट ओके इज मैम। वेरी मच पॉसिबल। एक एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर चीज के बारे में, हर प्रॉब्लम के बारे में बता सकता है, हर उसका सोल्यूशन भी बता सकता है, अगर आप इसको सही तरीके से करें। ठीक है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। Let me introduce myself to you. I'm Dr. Rachna Parmar. I'm doctor into alternate medicines, and I'm a child psychologist working. I'm an MBA in HR marketing. I'm a BCS graduate, and I'm a child psychologist. I'm a master's into child psychology. I do career skills and personality assessment. And मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है ओकल्स की इस फील्ड में। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। मेरी जो जर्नी है एस्ट्रोलॉजी की, ऐसे चालू हुई थी कि मैं भी जैसे सभी हम लोग किसी को कुंडली दिखाते हैं, राइट। मैं भी गई तो उन्होंने कुछ चीजें बताई, वो सही आई। आई वाज वेरी क्यूरियस चैप कि ये कैसे, ये बॉक्स जो चल रहा है, ये बॉक्स में क्या देखते हैं, ये ऐसा क्या दिख रही है, जो लेटर्स लिखे हैं छोटे छोटे, कि क्या है इसका मीनिंग, क्या है ये, ऐसे कैसे बता सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट क्यूरियोसिटी थी, जानने की कि ये इसमें क्या देख सकते हैं और कैसे फ्यूचर बता सकता है कोई। दूसरी क्यूरियोसिटी मेरी थी, जब मैं पार हो रही थी रोड से, तो मैंने देखा छोटी छोटी दुकानें होती है ना, जो छोटी छोटी एकदम ही छोटी टाइप की, उसमें कहीं ना एक ज्योतिष का किसी ने बोर्ड लिखा हुआ था। तो मैं कहा यार, अगर इनको सब मालूम है, ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट, दूसरों के बारे में, अपने बारे में सब बता सकते हैं, तो ये ऐसी छोटी सी दुकान में क्यों बैठे हैं, ये क्यों खुद के लिए कहीं करोड़पति जैसे बड़ा आलिशान बंगला या वैसे टाइप की जगह पे क्यों नहीं। दिस वाज माय सेकंड क्यूरियोसिटी, कि सब मालूम होने के बावजूद भी क्या ऐसी बात है, कौन सिलेक्ट करेगा, राइट। अगर आपको ऑप्शन मिलेगा एक अच्छी जगह पे, पॉश जगह पे रहना और एक छोटे से शॉप खोल के बैठने में, तो ये मेरी दूसरी क्यूरियोसिटी थी। तो यहाँ से मेरी जर्नी ऑफ एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुई। एंड मेरी लाइफ में मैंने सबसे पहले, सबसे टफेस्ट टॉपिक है वो एस्ट्रोलॉजी को हिट किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काफी सारे फील्ड में स्टडी कर चुकी हूँ, कंप्यूटर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ऑल्टरनेटिव्स। बट मैं आपको बताऊं, एस्ट्रोलॉजी इज वन सब्जेक्ट जो सबसे टफेस्ट है। क्यों टफ है? एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कोई इसको सही और सिंपल तरीके से बताता ही नहीं है। शायद कहीं ना कहीं इसका जो बेस है वो कोई क्लियर नहीं करता। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो लोग है ना, सिर्फ वो सूत्रास, हर जगह पे जाएंगे सूत्र कोट करेंगे, बट वो सूत्र कैसे आए? सूत्र एक ही दिन में तो नहीं किया होगा। जिस भी ऋषि ने वो सूत्र आपके सामने लाए हैं, कुछ तो उनकी भी रिसर्च रही होगी, कुछ बेसिस होगा, कोई कुछ कहता है कि अगर ये हाउस इससे कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा। तो देयर हैज टू बी सम लॉजिक, राइट, अराउंड दैट थिंग। तो ये कैसे आप इसका क्या है मीनिंग, क्या करते हैं हम लोग बेसिकली इन सब चीजों में जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं? इसका सबसे पहला बेस ये है कि सारी सृष्टि जो है, ये 5 एलिमेंट्स की एनर्जी चलती है। आप सबको पता है कि पूरी लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कोई भी हो, 5 एलिमेंट, पंच महाभूतों से सभी चीज चलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको कोई नहीं पहले बताएगा, जबकि इसी पे बेस्ड है। कौन से हैं हमारे 5 एलिमेंट्स? एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स, जो एनर्जी है विद इन दिस यूनिवर्स, ये इन एलिमेंट्स के थ्रू, इन प्लैनेट्स के थ्रू ये रोटेट होती रहती है। हमें पता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया, ये आपका साइंटिफिक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है कि एक लाइफ की फिलोसफी, कितना भी आप साइंस बोल लो, कहीं ना कहीं फिलोसफी ऑफ लाइफ, जर्नी ऑफ सोल, ये सारे फैक्टर्स जरूर वर्क करते हैं। आज हम लोग मिल रहे हैं, जरूर कोई ना कोई बात रही होगी हम लोगों के बीच में कि वी आर कनेक्टेड टुगेदर। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, बट वी फ्यू पीपल आर हियर एंड वी आर कनेक्टेड। आज हम लोग कुछ बात पे, एक टॉपिक पे बात करें। देखिए, मैंने तो बहुत सारे गुरुओं से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब चीज सीखी है। आज तक मुझे कभी कोई जादू टोना करने वाला गुरु ही नहीं मिला जो कहे कि मैं ऐसा कोई जादू कर दूंगा कि आपकी दुनिया बदल जाएगी। ऐसे कोई नहीं मिला। क्यों? कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी ऐसी है जिसमें एक सोल जर्नी की बात होती है, और उन चीजों से रिलेटेड एक्चुअल जो स्पिरिचुअल टच है उससे रिलेटेड चीजें होती है, तो मेरे पास सामने भी सोल्यूशन वैसे ही आते हैं। आप देखेंगे कि बड़े बड़े गुरुज हैं, स्पिरिचुअल गुरुज, एस्ट्रोलॉजी को कभी बढ़ावा नहीं देते हैं। बाकी जानते वो लोग सब है। आप देख लीजिए, शिवानी दीदी को ले लीजिए, सदगुरु जी, इनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती क्या? इनको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी आती है, मगर ये इसको बढ़ावा नहीं देते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो तरीका है, जिस तरह हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बढ़िया से साइंस को हम यूज कर रहे हैं, ये तरीका ही बहुत गलत है कहीं ना कहीं। एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद अगर आपकी सोल की जर्नी को स्पिरिचुअल बूस्ट नहीं मिला है, तो एस्ट्रोलॉजी आपका सीखना बेकार है। लेट मी टेल यू फर्स्ट सेंटेंस जो मेरे को भी मेरे एक गुरु ने बोला था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एस्ट्रोलॉजी कैन क्रिएट लॉट ऑफ कर्मस फॉर यू। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि यू कैन सिलेक्ट सम अदर साइंस फॉर दैट। सबको कमाना है, मुझे भी कमाना है, आपको भी कमाना है, बट किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं कमाना है। ये एक लाइन होनी चाहिए, बेनिफिट, दूसरे को फायदा दो और कमाओ, तब जाके आपको एस्ट्रोलॉजी फलेगी भी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज समवेयर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, इट इज रिलेटेड टू, जितना आप स्पिरिचुअल होगे उतना आपकी इंट्यूशन बेटर होगी और आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। जो आप प्रिडिक्शन करोगे वो चीजें सही होगी, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी का, अगर आप पॉजिटिव स्टैंड ऑफ माइंड रखते हैं तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि मैं आपको अब इस जर्नी में आगे ले जा रही हूँ, आप सब में से बहुत सारे लोग सिर्फ फ्रेशर हैं, तो मेरा आपको ये बेसिक बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब हम कैसे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी हैज नो रिलीजियस बैकग्राउंड, इट्स जस्ट दैट कि हम लोग एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वहां जो ऋषिज थे उन्होंने उस चीजों को यूज किया, बहुत ही अच्छा है, बट इट्स अ टोटल साइंस। ठीक है, और थोड़ा सा फिलोसफी ऑफ सोल्स जर्नी, दैट्स इट। जब एक पर्सन इस धरती पे आता है, पैदा होता है, ठीक है, तो वो कुछ पर्पस से उस पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आता है। देयर इज सम रीजन कि अगर मैं 12 जनवरी को बॉर्न हुई हूँ 6/14 को पर्टिकुलर जगह पे, तो मैं क्यों हुई? क्योंकि मेरी सोल की जर्नी है एंड आई हैव सिलेक्टेड द पीपल फॉर माई सेल्फ। मेरी सोल ने, मैं मेरे फादर के पास, मैं मेरे मदर के पास, मैं मेरे रिलेटिव्स के साथ क्यों वहीं उसी घर आने में आई? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी एक सोल जर्नी है उनसे अटैच, राइट? तो ये चीज है। अब इसको कैसे देखते हैं हम? आप एक सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन, जिससे आपको मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकूं थोड़ा बहुत। देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। हम सब जानते हैं एज पर एस्ट्रोनॉमी सन हमारा सेंटर में होता है, सारे प्लैनेट्स जो है अराउंड सन रोटेट करते रहते हैं। ये एक ग्रेविटेशनल पुल है, ये हमारा तो एक छोटा सा हमारी गैलेक्सी है, राइट। अब क्या है, ये जो प्लैनेट्स है और इनके और पीछे जो है, ये आपके साइंस आ गए, जोडियक साइंस, दे हैव देयर ओन एनर्जी। तो जब एक पर्सन, एक छोटा सा पर्सन यहाँ अर्थ के ऊपर बॉर्न होता है, तो ये सारी एनर्जीज उस पर्सन को मिल रही होती है कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉर्म्स में। ये हम स्टडी करेंगे कि कौन से प्लैनेट की क्या एनर्जी है,
कि किस तरह की एनर्जी है, फिर बेस्ड ऑन द टाइम मैं वो सब डिटेलिंग अभी आपको ले जाऊंगी। तो ये एनर्जी जो है ये इस पर्सन पे वर्क कर रही है, ठीक है, और उसके बेसिस पे वो पर्सन की पर्सनालिटी बनती चली जा रही है और उसकी लाइफ पाथ डिफाइन हो रखी है। ये बेसिक चीज होती है एस्ट्रोलॉजी की। अब इसको कैसे रीड करेंगे हम? तो इसका एक सिस्टम है रीड करने का, कि कैसे हम एक पर्सन में क्या चीजें हैं, क्या एनर्जी है, इसको कैसे रीड करें। तो चलिए पहले हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं अबाउट द सब्जेक्ट। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या है? इज एस्ट्रो मीन्स स्टार एंड लोगो मीन्स लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट, कि हम लोग स्टार्स मतलब प्लैनेट्स की जो एनर्जी है, ठीक है, इसको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्सन पे उसका क्या इम्पैक्ट है, उसके जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। फिर देन जब हम स्टडी कर ही रहे हैं तो आज के टाइम में जो सबसे एमिनेंट एस्ट्रोलॉजर है, काफी प्रेस्टिजियस है, वो है के.एन. राव सर जी, जो भारतीय विद्या भवन को हेड करते हैं। right? इनका क्या कहना है, कुछ हम उनकी बातों को ध्यान में रखें अपने, और फिर हमारा अप्रोच बनाए। एस्ट्रोलॉजी इज अ सुपर साइंस where astrology has reached where modern science is yet to reach। समझिए, बात को समझिए कि एस्ट्रोलॉजी तो सुपर साइंस है, मगर वो अभी इतना एडवांस फॉर्म है कि हम अभी तक अपने जो सिस्टमैटिक तरीके से जो मॉडर्न साइंस में कर रहे हैं वहां पहुंचे ही नहीं है। क्यों कहा है, चलिए अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। मॉडर्न साइंस में हम अब तक कहाँ जा चुके हैं? मार्स, ठीक है, मून की हमने रिसर्च की है, मार्स की सनलाइट पे रिसर्च की है, तो ये 3 प्लैनेट्स पे आप थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं। बट एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स, 9 एनर्जी ओरिएंटेड बॉडीज के ऊपर कंप्लीट रिसर्च है, और उनकी एनर्जी क्या इम्पैक्ट लाती है हमारी लाइफ में, इस पर भी टोटल रिसर्च है। जैसे अगर वीनस बोलूं मैं, तो वीनस ये जो प्लैनेट है ये क्या एनर्जी लाता है? ये लव की एनर्जी लाता है, पैशन की, अट्रैक्शन की एनर्जी लाता है, कहीं ना कहीं ग्लैमर की एनर्जी लाता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, ब्रांडिंग चीजों की जो हमें पसंद होती है ना, सुंदरता, ये सब चीजें लाता है वीनस। तो अभी हमारा मॉडर्न साइंस तो वहां पहुंचा ही नहीं है। हमने आज तक तो वीनस पे जाने की तो हमारी बात ही नहीं हुई है कहीं पे भी मॉडर्न साइंस में। बट हमारे ऋषि मुनि सोचिए कितने एडवांस थे कि वो ऑलरेडी इस चीज को टच कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड उनकी बात सुनिए, इन एनी मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन इफ लिटरल मीनिंग इज टेकन एज हैज बीन गिवन, नो वन कैन इंटरप्रेट अ हॉरोस्कोप प्रॉपर्ली, ठीक है। प्रिडिक्शन इन एस्ट्रोलॉजी इज आर्ट ऑफ सिंथेसिस। क्या कहना चाह रहे हैं? देश काल पात्र, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। देश, कौन से देश के पर्सन को आप एडवाइस दे रहे हैं आगे जाके, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अब आप वेस्टर्न सोसाइटी में चले जाएंगे तो वहां का कल्चर डिफरेंट होगा, आप हमारे इंडियन सोसाइटी में आ जाएंगे तो यहाँ का कल्चर डिफरेंट होगा। तो कल्चर के ऊपर डिपेंडेंट, देश के ऊपर डिपेंडेंट, प्लस खाली कल्चर ही नहीं कहोगे आप, ज्योग्राफी जो है वो जगह पे क्या चीज रिक्वायर्ड है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शंस देता है, और सोल्यूशन भी उसको ध्यान में रखते हुए देता है। प्लस दूसरी चीज देखिए, अब एक जमाना था जब अपने घर से, अपने परिवार से दूर जाने को पनिशमेंट कहा जाता था, आइसोलेशन समझते थे। 12th हाउस, सब लोग बहुत क्वेरीज पूछते हैं, राइट, कि विदेश जाना है, फॉरेन जाना है, हमें कैसे जाएंगे? तो 12th हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। एक सेकेंड, 12th हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आज के जमाने में, एक जमाने में फॉरेन जाना पनिशमेंट था अपने घर से दूर, आज के जमाने में तो हर कोई जाना चाहता है फॉरेन सेटलमेंट के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं और हमारा प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छे होंगे। तो इस वजह से देश, काल और पात्र, किससे बात करें, कहाँ बात करें, बहुत सारी चीजें हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर को ध्यान रखनी होती है। सो एस्ट्रोलॉजी में आप ये नहीं बोल सकते कि आप बहुत ही लिमिटेड चलोगे,
एक सेकेंड, हाँ मैं जरा हेलो। जी मैम कहिए। या सॉरी, वो बहुत ज्यादा कारपेंटर वर्क चल रहा है ना, तो नॉकिंग चल रही थी, तो थोड़ा मैंने कहा स्टॉप कर दो थोड़ी देर प्लीज। नो नो इट्स ओके। चलिए, नाउ लेट्स सी कि अब हम जो ये साइंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये सब चीजें स्टार्ट हुई है। कम से कम 6th सेंचुरी, ये वैसे उससे और आगे से हो सकता है, बट क्योंकि जैसे अब हमारे पास डेटा नहीं रहा है बहुत सारी चीजों का, क्योंकि हमने बहुत सारे इन्वेशंस के थ्रू, सब चीज के थ्रू ट्रेवल किया है, और हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, ठीक है। तो गुरु अपने साथ में अपने शिष्य को ट्रेन करते थे, तो अपने यहाँ वो रिकॉर्ड बनाने वाली परंपरा भी थोड़ी कम थी, बुकिश परंपरा नहीं थी, प्रैक्टिकली ज्ञान दिया जाता था। तो इस वजह से, कुछ रीजंस की वजह से एकदम एविडेंस नहीं है हमारे पास क्लियर, बट 6th सेंचुरी से तो आपको कुछ ना कुछ एविडेंस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है, कहां से? ब्रह्मा जी, लॉर्ड ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ब्रह्मा जी ने एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया था एज अ साइंस। अब ब्रह्मा जी ने इस साइंस को नारद मुनि जी के थ्रू कन्वे किया डिफरेंट ऋषिज को। तो महर्षि पराशर जी, इन्हों ये है जिन्होंने सबसे एमिनेंट काम किया हुआ है, और पराशरी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी गिव्स यू द मोस्ट बेसिक थिंग, जो बेस होता है। तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक थिंग, जिसको जो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें बात की जाएगी प्लैनेट्स की एनर्जी की, बात की जाएगी ग्रहों के क्या कहते हैं, साइंस के एनर्जी के बारे में बात होगी, घरों के क्या क्या फंक्शन है, सारी बहुत ही बेसिक चीजें। पराशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं जो कुछ बेसिस फिलहाल बेसिक सिखा रही हूँ, ये आपको पराशरी के बेसिस पे सिखा रही हूँ। और डेफिनेटली क्योंकि आज हम सब एस्ट्रोलॉजी की जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो हमारा एक क्या कहते हैं, फर्ज बनता है कि हम महर्षि पराशर जी, महर्षि वरामिरा जी, और जो भी ऐसे एमिनेंट ऋषिज रहे हैं, इनको एक बार हम सल्यूट करें, इनको नमन करें, और एक अपनी इच्छा व्यक्त करें कि हम आगे इस फील्ड में अच्छा कर पाए, हमसे कुछ हो ना हो, मतलब किसी का बुरा तो एटलीस्ट ना हो और अच्छा ही हो। अगर इनकी कृपा रही तो हम ये भी करेंगे अच्छा भी। नाउ एस्ट्रोलॉजी क्या है, आप देखोगे कि ये वेदास में डिफाइंड है। हमारे 4 वेद है, जैसे आप सब जानते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा। अब एस्ट्रोलॉजी जो है, ये है हमारे अथर्ववेदा का पार्ट। अथर्ववेदा में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। फिर वेदों के डिफरेंट अंग होते हैं, इन सेंस डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क होता है, जिसमें कि 6 वेदांग हमने होते हैं, शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, छंदा एंड ज्योतिष। तो ज्योतिष एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है हमारे स्टडी का। अब ज्योतिष जो है, ये भी हमारी 3 पार्ट्स में होती है बेसिकली। कैसे? सिद्धांत, मतलब जो कैलकुलेशंस हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं, प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है डिफरेंट साइंस में, कितना डिग्री चल रही है, क्या है, ये जो चीज आती है, ये सिद्धांत के अंदर आती है। एस्ट्रोनॉमी आप कह सकते हो इसको मॉडर्न लैंग्वेज में। सेकेंड इज संहिता, मुंडेन। अब ये क्या है? जो कलेक्टिव साइन, कलेक्टिव प्रिडिक्शंस करते हैं हम, उसको कहते हैं मुंडेन।
सब पे, जैसे पॉलिटिकल हो गया, फोरकास्टिंग हो गया आपका, आप जैसे क्रिकेट मैचेस वगैरह है, क्योंकि ये एक पर्सन के होरोस्कोप पे नहीं चलती है, राइट? ये एक ट्रेंड बताती है सोसाइटी में जो होता है। अब जैसे कोरोना की सब लोगों ने अपनी अपनी प्रिडिक्शन दी, तो वो क्या थी? दैट वाज अ पार्ट ऑफ मुंडेन। तो मुंडेन, मैं आती हूँ उस बात पे। फिर थर्ड जो है हमारा होता है होरा शास्त्र या स्कंदा शास्त्र। अब ये क्या होता है? एक इंडिविजुअल को स्टडी करना, इंडिविजुअल की कुंडली को स्टडी करना, जो कि हम आज करने जा रहे हैं। तो हम किस चीज के अंडर आते हैं? होरा शास्त्र के अंदर। एक सिंगल पर्सन को हम स्टडी करते हैं। काफी हद तक एनर्जीज मुंडेन और होरा शास्त्र में सेम होती है, बट मुंडेन में क्या है, बहुत डिटेलिंग करते हैं मासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो आप देखोगे कि कई बार होरा शास्त्र, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी सिंगल पर्सन की हमें पता है, तो हम भी बहुत हद तक मुंडेन कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर हमको स्पेशलाइज मुंडेन की और बहुत डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी। एनी क्वेश्चन सो फार? चलिए, तो लेट्स मूव टू कि एक बहुत हम लोग इतनी मेहनत करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्वालिटीज या तो हमें पहले से हो, और अगर ना हो तो हमें क्या क्वालिटीज अपने आप में इनकलकेट करनी है, क्योंकि महर्षि पराशर जी ने तो इसकी पूरी डेफिनेशन दे रखी है इसको। अब इसको देखते हैं हम एक एक करके। गणितेषु प्रवीण्य, दैट मीन्स मैथमेटिकली पर्सन एबल होना चाहिए, इन द सेंस उसका मैथमेटिक सेंस अच्छा होना चाहिए। अब क्यों का है? जब हम कुंडली बनाते हैं, अब तो हमारे पास, चलिए बहुत आसान हो गया है, शॉर्टकट हो गई है, रेडीमेड कुंडलीज मिल जाती है, सॉफ्टवेयर में डेट डाली। बट एक टाइम था जब ज्योतिष पहले पंचांग देखकर कुंडली बनाते थे, सारी कैलकुलेशंस करते थे। तो मैथ्स प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल। इवन आज भी अगर आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करोगे, तो आपको प्रोग्रेशंस वगैरह कैलकुलेट करने इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और जितना आपको कैलकुलेशन समझेगी, या जितनी एस्ट्रोनॉमी भी ऑन द अदर साइड समझेगी, उतना आपकी प्रिडिक्शन करनी आपके लिए बेटर हो जाएगी। इवन आप रिसर्च लेवल तक जा सकते हो। शब्द शास्त्रे कृत स्म है, डिलीजेंट लिंग्विस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, आपको जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है, वो सही तरीके से पहुंचानी है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो पर्सन आता है वो तकलीफ में आता है या किसी तरह की इनसिक्योरिटी में आता है, तो उस व्यक्ति तक सही जो आपकी एनालिसिस है, हो सकता है फेवरेबल हो सकता है ना फेवरेबल हो उस पर्सन के लिए, मगर उसको सही तरीके से उस तक पहुंचाने के लिए आपका एक कुशल वक्ता होना जरूरी है। न्यायविद, जुडिशियसली बैलेंस्ड। अब ये क्या कहने का मतलब है इसका? आप में जस्टिस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इमोशन बेस्ड नहीं होती कुछ चीजें, इमोशंस होने चाहिए, बट जहां होने चाहिए वहां। क्या जिसने सही किया है उसको सही बताना है, जिसने जहां गलती की है उसको गलत बता सको आप, विदाउट एनी फेवरिज्म। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजर। बुद्धिमान, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, समझदारी अच्छी होनी चाहिए, चीजों को सीखने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और वो सीखी हुई चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए आपको। देश दिक्लांजो, सोशियो कल्चर एंड ज्योग्राफिक नॉलेज। आपको सोशियो आसपास के जो सोशल एनवायरनमेंट है, इसकी नॉलेज आप में होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, ज्योग्राफी। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया ना, काफी सारी चीजें चेंज होती रहती है विद टाइम। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
ओके, जितेंद्रिय मीन्स मॉरल कंट्रोल। पर्सन में मॉरल कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जब व्यक्ति आएगा तो उस व्यक्ति की बहुत सारी ऐसी बातें आपको पता चलेगी, बहुत सारे पर्सनल सीक्रेट्स भी आपको पता चलेंगे सामने वाले की। बट ये आपके अंदर एक मॉरल कंट्रोल होना चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। एक क्या बोलते हैं, प्राइवेसी बना के चले सामने वाले की, उसको जज ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओ पो पट्टू, डाइवर्जेंट थिंकर। अब इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज को कई अलग अलग एंगल से देखना, समझने की कोशिश करना कि ये सिचुएशन एक्चुअली क्या है। ये एबिलिटी एक एस्ट्रोलॉजर में होने की बहुत नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कोई प्लैनेट, हमने सुना है कि ये प्लैनेट यहाँ होता है तो फिर वो वैसे ही वर्क करता है, और उसको देखकर आपने प्रिडिक्शन बना ली कि बस ये तो ऐसे ही है। ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, राहु 7th हाउस। जब राहु 7th हाउस में होता है तो सब लोग बहुत ही आसानी से ये चीज कह देते हैं कि ये पर्सन के तो बहुत सारे पार्टनर्स होंगे। बट लेट मी टेल यू, इसको अलग तरीके से भी देखा जा सकता है। राहु इज अ पैशन, दैट पर्सन विल बी पैशनेट फॉर हिज और हर पार्टनर ऑल्सो। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको बहुत सारे पार्टनर चाहिए, बट वो एक पर्टिकुलर के पीछे भी वो बहुत ज्यादा को डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं, बहुत पॉजेसिवनेस दिखा सकते हैं। क्योंकि राहु है, पैशन है, तो एक लिमिटलेस तरीके से उसके लिए काम कर सकते हैं। सो यू नीड टू बी अ वेरी डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड बहुत ही कॉशियसली आपको अपनी प्रिडिक्शन सामने वाले को देनी है। आपको उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, ये बात याद रखिए। होरा स्कंदा श्रवण समतः, नॉलेजेबल। जितनी आपके पास नॉलेज है, एक हो गई बुकिश नॉलेज, एक होती है फिलोसॉफिकल नॉलेज, कि लाइफ में हम कुछ कर रहे हैं, चीजें विजडम यूज करके करनी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। क्यों इतनी सारी क्वालिटीज, इतनी बड़ी बड़ी क्वालिटीज क्यों? क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर को हम देवज्ञ बोलते हैं, जो कि भगवान की मर्जी आप तक लाता है। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एस्ट्रोलॉजर। तो इसको आप ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो। एक एस्ट्रोलॉजर को ज्ञानी, ध्यानी और विद्वान होना इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे एस्ट्रोलॉजी में? अब हम प्रॉपर ये अब हमने देख लिया कि क्या एस्ट्रोलॉजी की ओरिजिन क्या थी, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए थी। अब हमें थोड़ा एस्ट्रोनॉमी पता होनी चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक जियोसेंट्रिक साइंस है, मींस ऑल इज रिलेटेड टू द अर्थ। अब हमें पता है कि जो सन है सोलर सिस्टम में, ये सेंटर में होता है, राइट? एंड उसके अराउंड प्लैनेट्स मूव होते हैं, और आउटर में आप जाएंगे तो सारे हमारे जोडियक साइंस होते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी में हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं? फिलहाल हम होरा शास्त्र में एक पर्सन को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट को। तो वो पर्सन कहाँ है? हमारा अर्थ पे। तो अब हम यहाँ क्या कंसिडर करते हैं कि अर्थ जो है ये स्टेशनरी है, एंड अर्थ के अराउंड सबकी मूवमेंट देखेंगे हम। जैसे क्योंकि अर्थ मूव होगी तो आपका सन की भी ऑटोमेटिक मूवमेंट, आपको रिलेटिव मोशन मिलेगा। तो हम कंसिडर करेंगे कि अर्थ जो है ये सेंट्रिक है, सेंटर ऑफ आवर स्टडी, एंड सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड अस। इस तरीके से हम कंसिडर करके आगे अपनी स्टडी को बढ़ाएंगे। और इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हम स्टडी करेंगे अब आगे डिटेल में, जोडियक साइन इन ऑल, जिसको राशि कहते हैं हम, जोडियक साइंस कहते हैं। देयर आर 12 जोडियक साइंस। ये पूरा 360 डिग्री सर्कल में 12 जोडियक साइंस होती है, राइट? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज, ऋषभ, टॉरस हो गया आपका, जेमिनी है, कैंसर, कैंसर के बाद लियो, वर्गो, देन लिब्रा आ गया आपका, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस।
हो सकता है स्टार्टिंग में आपको फील हो कि इतना सारा डेटा मुझे कैसे याद रहेगा, बट डोंट वरी। जब मैंने भी स्टार्ट किया था मुझे भी लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है, बट जब हमारा इंटरेस्ट होता है ना उस चीज में, हम बहुत सारा डेटा एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्रेजुअली। अभी 360 डिग्रीज में 12 जोडियाक साइन है, तो हर जोडियाक साइन 30 डिग्रीज की होती है। ये चीजें थोड़ी आप आज से ही याद रखना शुरू कर दे, ताकि आपको लेटर ऑन क्लासेस में ये इजी हो जाए। चलिए मैं आपके साथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ नेम्स शेयर करती हूँ 12 राशि के। और जो नंबर है इन राशि का ये फिक्स्ड ही रहेगा। नंबर 4 बोला तो कैंसर, दैट्स इट, 4 कोई और राशि नहीं आएगी, ठीक है। जो नंबर 1 जो है वो एरीज, उसको हिंदी में हम मेष कहते हैं। नंबर 2 पे है टॉरस, इसको हम ऋषभ कहते हैं। नंबर 3 इज जेमिनी, we call it मिथुन in Hindi. Number 4 is Cancer, we call it Kark Rashi. Number 5 is Leo, we call it Siha. Number 6 is Virgo, we call it Kanya. Number 7 is Libra, we call it Tula. Number 8 is Scorpio, we call it Vrishchik. Number 9 is Sagittarius, हिंदी में हम इसको धनु राशि कहते हैं। नंबर 10 इज कैप्रिकॉर्न, इसको हम कहते हैं मकर। नंबर 11 इज एक्वेरियस, इसको हम कुंभ कहते हैं। नंबर 12 इज पाइसेस, इसको हम मीन कहते हैं। तो अब तो पहले तो आपको ये नंबर वाइज राशि के नाम एक अपने माइंड में सेट करने हैं, क्योंकि अब हम आगे धीरे धीरे जब जाएंगे तो हम इनकी सबकी सिग्निफिकेंस को भी स्टडी करेंगे। अब आते हैं नक्षत्र। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है नक्षत्र भी। नक्षत्र जो स्टार्स है, कंस्टेलेशंस है, इंग्लिश में जब हम बात करेंगे नॉर्मल एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से कंस्टेलेशंस। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये नक्षत्र बेस्ड रही है। ये जो साइन बेस्ड है ये तो अभी काफी लेटेस्ट स्टेज पे है। आप अगर वेदों में जाओगे तो नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। अब टोटल देयर आर 27 नक्षत्र, ठीक है। एक राशि में 2 and 1/4 नक्षत्र आ जाता है। 13.20 डिग्री, 13.20 डिग्री प्लस 3.20, टोटल हमारा 30 डिग्री है, राइट। एक उसको अगर 9 भाग में हम डिवाइड करते हैं तब ये मिलता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 नक्षत्र है, 4 चरण है। हर चरण 3.2 डिग्री का, 20 डिग्री का हो गया। इसको हम नवमांश भी कहते हैं। इन सबको और डिटेल्स में करेंगे अगर आप तो इन टोटल देर आर 108 जो है हमारे नक्षत्र पदार्थ है। आपको पता होगा 108, 108 हमारे ऑस्पिशियस नंबर है। जब भी हम कोई मंत्र जाप देते हैं 108 बार करते हैं, राइट। वो जो माला होती है, बीड होती है, उसमें 108 बीड्स होते हैं। बेसिकली हम हर नक्षत्र पदा को वर्शिप करते हैं जब हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं। एनी क्वेरी सो फार? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है हम स्टडी करेंगे वो है स्टार्स। मर्क्यूरी हिंदी में हम बुध कहते हैं। वीनस इसको हम शुक्र कहते हैं। मार्स इसको हम मंगल कहते हैं हिंदी में। जुपिटर को हम गुरु कहते हैं। सैटर्न शनि कहते हैं। ये हमारे ठोस ग्रह हैं 5। फिर हमारे लुमिनार्स हैं सन, सूर्य और मून, चंद्र। ये हो गए आपके 7, राइट। 5 प्रॉपर प्लैनेट्स, 2 लुमिनार्स एंड 2 शैडो प्लैनेट्स। राहु केतु ये जो है ये हमारे शैडो प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह। बेसिकली इट्स अबाउट मैं आपको उसका मैकेनिज्म बताती हूँ। तो इस तरह हमारे 9 ग्रह हो गए, ठीक है। और इनका इन्फ्लुएंस क्या है किसी के चार्ट पे,
इसको हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, मैं आपको पहले राहु केतु का एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्यों हम इसको छाया ग्रह कहते हैं। एक तो जो अर्थ का ऑर्बिटल है, अर्थ है ये हमारा सेंटर में, ठीक है। ये आपका सन का पाथ है, सोलर पाथ। ये आपका मून लूनर पाथ है, मून का जो ऑर्बिट है वो है। जहां आपका सन और मून का ऑर्बिट कट करता है, उन प्लेसेस पे जो शैडो प्लैनेट बनते हैं वो वहां बनते हैं, जैसे राहु नॉर्थ नोड और केतु साउथ नोड, उन कटिंग। इसीलिए हम इनको छाया ग्रह कहते हैं, शैडो प्लैनेट्स है ये। मून और सन के लूनर पार्ट्स जहां कट होते हैं वहां फॉर्म होते हैं, तभी उस देखिए सन आगे चल के हम जब रेट्रोग्रेड करेंगे तो आप सन और मून ये दो हैं जो रेट्रोग्रेड नहीं होते, एंड इसका एकदम अपोजिट है जो राहु एंड केतु, ये सिर्फ रेट्रोग्रेड होते हैं, ये स्ट्रेट नहीं चलते हैं, क्योंकि वो उसके रिफ्लेक्शन से चलते हैं, राइट। मून और सन के ऑर्बिटल का वो कट है। बाकी हम और भी डिटेल्स में करते चलेंगे। डिफरेंट प्लैनेट्स है जो डिफरेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट स्पीड पे चलते हैं। कुछ तो जैसे हमारा सन है, ये हम सबको पता है एक साइन एक मंथ में कवर करता है। मून जो है ये 2 and 1/4 डे में एक साइन कवर कर लेता है। सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इज मून। मार्स 49 डेज में कवर करता है 1 साइन। मर्क्यूरी 1 साइन इन 1 मंथ। वीनस 1 साइन इन 1 मंथ। जुपिटर जो है ये एक साइन एक साल में कवर करता है, यानी पूरे जोडियाक का चक्कर जो है वो ये 12 साल में कवर होती है, 12 साइन है, राइट। स्लो मूविंग प्लैनेट्स में आ जाता है। सैटर्न इज अगेन अ स्लो मूविंग प्लैनेट, ये एक साइन में ये सबसे स्लोएस्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक साइन में 2.5 साल लगाता है कम से कम। राहु केतु ये दोनों सेम पेस, क्योंकि ये अपोजिट टू ईच अदर है, सेम पेस पे चलते हैं। एक साइन 1.5 years का टाइम लेते हैं। अब इसको आप रफली क्लासिफाई करेंगे तो ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, तो कभी भी जब इनका इम्पैक्ट होता है तो इम्पैक्ट भी इनका बहुत हैवी होता है, तो इनकी ट्रांजिट्स को हम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एनालाइज करते हैं। बहुत कभी भी चार्ट आप देखेंगे तो ट्रांजिट के टाइम जुपिटर सैटर्न राहु केतु इनके ट्रांजिट को कंसिडर करते हुए लोग जनरल फोरकास्ट भी आपने देखा होगा, उसमें भी इसको बहुत यूज करते हैं। सन के बेसिस पे तो आपको पता ही है कि हमारे सारे त्योहार चलते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ये मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। मून बहुत फास्ट चलता है, विद इन मंथ तो वो सारे ही साइंस कवर कर लेता है। बाकी मार्स मर्क्यूरी एंड वीनस रहे, ये रफली यू कैन से 1 मंथ में 1 साइन कवर करते हैं, आसपास ही होते हैं। चलिए और अब इन सबको हम और डिटेल में हमारी आने वाली क्लासेस में इन सबको हम और डिटेल में करेंगे। ये मेन पिलर्स हो गए आपके। क्या मेन पिलर्स हो गए? एक तो प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट इज हाउसेस। एक पर्सन की लाइफ में क्या 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 डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ है, वो हमें हाउसेस से मिलेंगे। देन जोडियाक साइन, क्योंकि इनकी एनर्जी का बहुत इम्पैक्ट होता है हम पे। एंड फोर्थ पिलर इज नक्षत्र। आपको इन सब की बेसिक जानकारी ये तो होनी बहुत जरूरी है अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, एनी क्वेरीज? और जो लोग लाइव जुड़े हैं दे कैन पुट देयर कमेंट्स इफ दे वांट, आई विल रिप्लाई टू देम ऑन यूट्यूब इटसेल्फ।